स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12th का एनसीईआरटी के हिसाब से 12th का 3rd चैप्टर है, ठीक। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड सारी बातें होंगी। देखिए हमने 12th में चैप्टर बड़ा सिस्टमेटिकली दिया रहता है। देखिए जैसे पहला चैप्टर आपको दिया रहता है सॉलिड स्टेट, जिसमें आप आयनिक क्रिस्टल के बारे में स्पेशली पढ़ते हैं। फिर इस आयनिक क्रिस्टल को आप पानी में डाल देते हैं, चैप्टर आ जाता है सॉल्यूशन। फिर इस क्रिस्टल बस इस सॉल्यूशन में से आप करंट पास करा देते हैं, चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सेल की बात करेंगे। 2 टाइप के आपके पास सेल होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल लिखिएगा, टाइप्स ऑफ सेल। ये बायो वाला ही सेल की स्पेलिंग केमिस्ट्री में भी चलता है। टाइप्स ऑफ सेल 2 तरह का सेल होता है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जैसे हमारा फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है ये, इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखिए, सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, cell in which spontaneous redox reaction occurs due to cell in which spontaneous redox reaction occurs due to which conversion of chemical energy into electrical energy takes place। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने में जिस सेल की हेल्प लेते हैं उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अच्छा, सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या है, उल्टा होगा। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वहां चेंज करते थे, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो इसमें लिखिए, सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर, सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर। ये स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस की मीनिंग क्या है? जो चीज नेचर में अपने आप हो रही है वो स्पॉन्टेनियस है, और जो चीज नेचर में अपने आप नहीं हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे HCl और NaOH को मिलाया जाए तो NaCl अपने आप बनता है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। NaCl एंड वाटर बनता है। लेकिन अगर आप NaCl और वाटर से वापस HCl और NaOH बनाना चाहें तो ये प्रोसेस नेचर में अपने आप नहीं होती, इसके लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ये प्रोसेस हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप बोलेंगे कि सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी दैट इज electrical energy converted into chemical energy, that is electrical energy converted into chemical energy. Full stop. This type of cell is called electrolytic cell, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप लिख लीजिएगा कि डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिख लीजिएगा कि डेल्टा जी, जगह थोड़ी बहुत तो कहीं होगी ही, लिख लीजिएगा कि डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब आप पहली हेडिंग डाल लीजिए,
हमारा जो मेन पूरा चैप्टर चलेगा वो किस पे चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। तो हम इसी की बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम इसको ECC शॉर्ट में बोल देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ECC शॉर्ट में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ECC। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास अभी सेल नहीं बना रहे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल नहीं कर रहे, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें CuSO4 एक्वस डाला गया है। ठीक है। यहाँ टेम्परेचर T1 है। ठीक है। इस सेल के अंदर एक रॉड डाल दी गई है, ये रॉड है जिंक की, ये रॉड है किसकी, जिंक। ठीक। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अब आपके कुछ समय बाद, थोड़ा समय रहने दीजिएगा, ये नहीं कि सर ने बोला था कुछ समय बाद आप इसको डालें और चाय पी कर आए और निकाल लिए, बोले कि सर ने बोला था कुछ समय बाद, थोड़ा रहने दीजिए, एक आध दिन रहने दीजिएगा इसको। ठीक है। तो अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, सम टाइम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेकिन हम लिखते तो भाई ऐसे ही है ना, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। क्या हुआ, जिंक की रॉड, अरे यहां से तो पानी, यहां से तो वही नहीं है ना, थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं इसको। जिंक की रॉड थोड़ी पिघल गई, मतलब इसके अंदर घुस गया। और इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ अमाउंट में यहां पे कॉपर जमा हो गया। अच्छा, ये सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ये ब्लू कलर था। अब जो सॉल्यूशन नया बना है, अच्छा जिंक की रॉड तो अभी भी ये है, जिंक है, यहां टेम्परेचर T2 हो गया, यहां टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया। अब ये जो T2 टेम्परेचर है वो T1 से ज्यादा है। T2 टेम्परेचर क्या है, T1 से ज्यादा है। ठीक है। और ये जो कॉपर है ये क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का है, मतलब आपको नहीं पता कि ये कॉपर है, ये रेडिश ब्राउन कलर का है, मैं बता रहा हूं कि ये कॉपर है। ठीक है। क्या हुआ है, इस पूरे कुछ समय बाद जब आपने देखा तो ये हुआ, कुछ समय पहले मतलब स्टार्ट में ये था, तो ये समय जैसे जैसे बीतता गया ऐसा क्या होने लगा इसके अंदर कि अंत में ऐसा हो गया, मतलब नहीं देखते तो ये तो गायब हो जाता बेचारा, यहां पर रखे रखे। अब जैसे बोला जाता है लॉरेंशियम की हाफ लाइफ 3 मिनट होती है, लॉरेंशियम की हाफ लाइफ 3 मिनट होती है। तो आप 1 किलो लॉरेंशियम, आपके घर में कोई बेचने आया, आपने 1 किलो लॉरेंशियम लिया और लॉरेंशियम को आपने अलमारी में रखा और
आपने 10 मिनट बाद कोई आया बोला कि क्या खरीदे हो जरा दिखाओ, तो तुमने 10 मिनट बाद उसको खोला, मतलब हर 3 मिनट पे वो आधा होता जा रहा है। तो पहले 3 मिनट में वो 1 किलो से आधा किलो हुआ, दूसरे 3 मिनट में वो आधा किलो से फिर 250 ग्राम हुआ, तीसरे 3 मिनट में वो 250 ग्राम से 125 ग्राम हो गया, और 1 मिनट तो आपने और बिता लिया है क्योंकि आप 10 मिनट बाद खोले। तो आपने देखा कि 100 ग्राम के आसपास बचा है। अरे ये कहाँ गया मेरा ये सब, कौन चुरा ले गया? और आपके देखते देखते वो गायब होता जा रहा है। तो ऐसा होता है ना कि पुराने जब हम लोगों के घर में कथा वथा होती है, तो हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो ये होता है कि भाई, या कि कोई भी कथा होती है तो हम कहानी सुनाते हैं ना, उसमें कई कहानियाँ सुनाते हैं। तो उसमें ये होता है कि हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो थे वो जब मतलब कहीं पर जब उन्होंने अपनी सारी चीज़ें दान कर दी थी, तो वो एक जगह पे नौकर बन के रह रहे थे, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने सारी चीज़ें अपने विश्वामित्र को दान कर दी थी। तो दान करने के बाद जब वो एक जगह पे रह रहे थे, कहीं नौकरी कर रहे थे, नौकर बने हुए थे राजा के यहाँ पे, तो उनके क्या हुआ कि उन्होंने एक खूंटी थी, एक कील लगी रही होगी दीवार पे, जिस पे उन्होंने राजा ने अपना हार टांग दिया, और हार को राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं, तो देखते देखते वो खूंटी उस हार को निकल गई, मतलब गायब हो गया। इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। तो अब लॉरेंशियम में तो कुछ ऐसा ही लग रहा होगा ना कि आपको कि कुछ चुरा ले गया, यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही लग रहा है आपको कि ये गायब कैसे हो गया यार, ये क्या हुआ इसमें। तो अब राजा हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ था, ये तो प्रभु की लीला है, वो वही बता सकते हैं। हम यहां क्या हुआ है, लॉरेंशियम वाले के साथ क्या हुआ है, ये भी जो है लीला तो प्रभु की है, क्योंकि नेचुरल चीज है, पर हम आपको बताएंगे रेडियो एक्टिविटी में। यहां क्या हुआ है ये तो अभी बताना है ना मुझे, ये तो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहां क्या हुआ है, तो आप लिखिएगा, व्हेन zinc rod is placed in aqueous solution of CuSO4, then after some time following results are observed. Following results are observed. फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेगा, फॉलोइंग रिजल्ट में पहला पॉइंट लिखो। फॉलोइंग का मतलब तो ढेर सारा हो गया ना, तो पहला लिखेगा ना भाई। तो फर्स्ट लिखो, देखिए, वेट ऑफ जिंक लिख लीजिए खाली, रॉड, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। जिंक की रॉड का क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, है ना। आपको लगेगा सर पहले जिंक में पानी घुसा हुआ था, क्या आप नहीं घुसा हुआ है? अरे वो बनाने में गड़बड़ हो गया। ऐसा है ना, आप इतनी बारीकी से देख लेते हैं कई बार कि मार्क करके हमको दे देते हैं कि सर ये देखिए ये गड़बड़ कर दिए हैं आप। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो जाती है, मैं अक्सर फटाफट बताने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। और जैसे एक बार मैं लिख रहा था 20/12, 2 × 10/2 + 10, 20/12। तो 20/12 जो होगा वो 10/6 होना चाहिए, वो 5/3 होना चाहिए। मैंने लिख दिया 5/6। बच्चा बार बार मार्क करके, अच्छा हर बच्चा ही मार्क करके मुझे जो है वो भेजे जा रहा है। मैंने डायरेक्ट ग्रुप पे भेजा, काहे बेइज्जती कर रहे हो यार रोज। अरे हो गया, मैं जान गया कि ये गलती कर दी है। अच्छा उतना आप सुधार सकते हैं, अब उसको रोज मुझे ही भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए आप।
ये सब छोटा मोटा बच्चे LKG वाले बच्चे करते हैं, 1 2 3 वाले पढ़ने वाले। मैम आपने ए गलत लिख दिया, बी गलत लिख दिया। तुम लोग कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, वो मेन कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसको समझो। तो पहला पॉइंट ये था कि वेट ऑफ जिंक डिक्रीजेस। सेकंड पॉइंट लिखेगा ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेडेड। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेडेड क्यों? क्योंकि CuSO4 की वजह से ब्लू कलर था। CuSO4 की वजह से ब्लू कलर था। Cu यहां इकट्ठा हो गया, इसके अंदर तो आ गया ZnSO4, जिंक निकलता गया भाई। Cu यहां इकट्ठा होता गया, लेकिन SO4 तो है ना, SO4 को कोई तो सहारा चाहिए, तो वो किसके साथ जुड़ता गया? जिंक के साथ। जिंक के साथ उसका तालमेल बनता गया और ZnSO4 इस सोल्यूशन में बनता गया। ऐसा नहीं कि पूरा CuSO4 गायब हो गया। मैं कह रहा हूं कि CuSO4 का Cu कम होता गया, SO4 जिंक की तलाश में जिंक से मिलता गया, यहाँ पे ZnSO4 बढ़ता गया, ब्लू कलर का फेड होता गया, कलर धुंधला धूमिल होता गया, धीरे धीरे धूमिल होता गया। तो ब्लू कलर क्या हो गया? फेड हो गया। क्यों फेड हुआ? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4। लेकिन अब क्या, या ड्यू टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एट बॉटम। आपने देखा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट क्या बन गया? बॉटम पे बन गया। क्यों बना? कॉपर की वजह से, कॉपर की वजह से बना। अब फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज। आपने देखा यहां T1 था, वहां T2 था, T2 बढ़ गया। टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। तो अभी चारों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप। चारों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि भाई 4 पॉइंट मैंने बताया आपको कि वेट ऑफ जिंक डिक्रीजेस, ब्लू कलर फेडेड, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड और टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये 4 जो पॉइंट मैंने बताया, इन चारों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिखा है। एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल के पहला पॉइंट जिंक क्यों डिक्रीज हुआ लिखेंगे। ये मिटा दूं, जिंक क्यों डिक्रीज हुआ। एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन यहां लिखेंगे नंबर 1। जिंक सॉलिड क्या हुआ ना कि जिंक चेंज हो गया Zn2++2 इलेक्ट्रॉन में। जिंक चेंज हो गया किसमें? Zn। ठीक है, प्रोसेस कौन सी हुई? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये Zn2+ कहां गया? मूव इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर चला गया, रॉड से सॉल्यूशन के अंदर गया, तो जिंक का रॉड में से तो कम हो गया ना, तो जिंक कम हुआ। ठीक है, ये पहले का। दूसरा क्या था कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेडेड। तो ब्लू कलर क्यों फेड हो रहा है? क्योंकि CuSO4 के पास Cu2+ था। ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, वो वाला जो जिंक ने दिया था। भाई जिंक इलेक्ट्रॉन देकर तो सॉल्यूशन में तो चला गया, लेकिन जिंक Zn2+ चला गया, लेकिन उस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? तो CuSO4 का जो Cu2+ है वो यहां पर Cu सॉलिड बना दिया। ठीक है, अच्छा, सेकेंड एंड थर्ड दोनों का एक्सप्लेनेशन एक साथ। सॉलिड बनता जा रहा है तो ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन हो गया। अच्छा, अब Zn2+ क्या कर रहा है? SO4 2- के साथ ZnSO4 बनाता जा रहा है। ZnSO4 एक्वस बनता जा रहा है यहां पर। ठीक है, सेकेंड थर्ड का एक्सप्लेनेशन। चौथा है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है,
तो फोर्थ वाले में लिखेंगे ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हीट रिलीजेस, या आप लिख सकते हैं हीट रिलीज बिकॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मैं फोर्थ पॉइंट लिखता हूं, हीट रिलीज बिकॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, हीट रिलीज बिकॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। लिखिएगा हीट रिलीज बिकॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये मैं रिडक्शन लिख दिया हूँ, ऑक्सीडेशन लिख दिया हूँ, और अब मैं रिडॉक्स लिखने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, ये ऐसे हो गया। जिंक की रॉड से जिंक कम हुआ, Cu2+ के सोल्यूशन से Cu2+ कम होके Cu बनाया, और जिंक की रॉड से जिंक कम होके सोल्यूशन में जाके ZnSO4 बनाया, और CuSO4 Cu में कन्वर्ट होता गया। एक ही रिएक्शन से भी सब एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, प्लस x किलो जूल, मान लीजिए कि ये लिख दिया, प्लस x किलो जूल। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, मतलब 3 बार एल कहां से आ गया, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए, अब आपको कोई अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है अपनी कॉपी पे, लैब में बना रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कॉपी पे बनाना है तब, क्योंकि हम तो सारी चीज़ें आपको कॉपी पे सिखा रहे हैं, लैब में तो घुसा नहीं रहे हैं। लैब में घुसाएंगे आपको तो लैब में बात करेंगे। अब वत्स विद्यार्थी ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जिसमें लैब वेब सारे तैयार कर दें, सारी चीज़ें आपको जो है विजुअल दिखाएं, तब और मज़ा आए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। सोच तो मेरी बहुत ऊपर तक है, सोचा मैंने बहुत ऊपर तक है, तो देखते हैं इसको कहाँ तक ले जाते हैं, क्योंकि अभी तो पॉसिबल थोड़ा कम है, अभी पॉसिबल कम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, करेंगे, इन सारी चीज़ों को करेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएं तो कॉपी की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाए। जैसे मैं बोर्ड की तरफ खड़ा हो गया, ऐसे आपकी कॉपी है आपके सामने, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उधर एनोड रहेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ एनोड रहेगा और राइट हैंड की तरफ कैथोड रहेगा। तो देखिए, मैं अपनी कॉपी की तरफ खड़ा हो गया, ये मेरी कॉपी है, मैंने इसमें दो रॉड डाल दी। लेफ्ट हैंड की तरफ आपका एनोड रहेगा और राइट हैंड की तरफ आपका कैथोड रहेगा। ये दोनों एक वायर से जुड़े होंगे, बीच में करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए एमीटर लगा दीजिए, या बजट कम है तो बल्ब लगा दीजिए, बहुत बजट कम है तो वो झालर वाला बल्ब लगा दीजिए, तब भी थोड़ा बहुत चमकेगा तो लग जाएगा कि हाँ भाई चलने लगा। यहाँ पर
दोनों सेल को कनेक्ट करते हुए एक इन्वर्टेड यू वाला एक ट्यूब लगा देते हैं जिसको सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। इसके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं उसी का जिसकी रॉड होती है। और इसके अंदर भी सॉल्यूशन उसी का डालते हैं जिसकी रॉड होती है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ये कॉपर है और ये क्या है, ये हमारा जिंक है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो CuSO4 एक्वस है। कॉपर है तो कॉपर का सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन जिंक है तो ZnSO4 का सॉल्यूशन। एनोड लेफ्ट में, कैथोड राइट में। आपको कॉपी के सामने खड़ा होना है, आपका राइट हैंड कैथोड होगा, लेफ्ट हैंड एनोड होगा। ठीक है, एनोड लेफ्ट में, कैथोड राइट में। ठीक है, LOAN क्या लिखा है, पढ़ सकते हो? लिखा है लोन, LOAN, लोन। लोन का मीनिंग क्या है? L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A एनोड और N नेगेटिव। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे, और एनोड पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर क्लियर हो गया कि लेफ्ट में एनोड है, ऑक्सीडेशन है, नेगेटिव है, तो राइट में कैथोड है, रिडक्शन है, कैथोड है, रिडक्शन है, पॉजिटिव है। ये हो गया पॉजिटिव। तो LOAN कोडवर्ड याद रखना है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। RRCP, अब RRCP की क्या बोल रहे हैं, मतलब लोन बोला ना, लोन एकदम परफेक्ट आ रहा है ना, बढ़िया। चलिए, ये है अपना मतलब गैल्वेनिक सेल का सॉल्ट ब्रिज। ये है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि एनोड ऑलवेज टेक एट लेफ्ट साइड एंड कैथोड इज ऑलवेज एट राइट साइड। एनोड को हमेशा रखना है लेफ्ट साइड में और कैथोड को हमेशा रखना है राइट साइड में। सीखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सीखिए, पूरा सीखिए, समझिए इसको। समझेंगे जितना उतना मजा आएगा। अब बात आती है कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग डाल लेंगे आप सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इसमें लिखिए, इट इज एन इन्वर्टेड यू, उल्टा यू। देखो यू तो ऐसे लिखा जाता है, ये उल्टा यू। इट इज एन इन्वर्टेड यू
shaped tube, glass tube, inverted U-shaped glass tube which contain an inert electrolyte, like KCl, KNO3, NH4Cl एट्सेट्रा। अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा। किसी किताब में कुछ भी दिया हो आपको नहीं लिखना है। NCERT में दिया हो ज़रूर लिख लेना है, लेकिन बाकी किसी किताब में कुछ भी दिया हो नहीं लिखना है आपको। लाइक KCl, KNO3, NH4Cl एट्सेट्रा इन अगर AGAR, अगार भी बोलते हैं ना कुछ लोग, इन अगार पाउडर, with gelatin in semi liquid state, so that ion can easily move, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। आपके मन में भी तो ये बात आ रही है, आपके मन में भी तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है। तो वही तो बता रहे हैं आपको। आपने जो पूछा, मन की आवाज़ आपकी मेरे पास आती है, इस कैमरे में से निकल के आती है, तो चिंता मत करिए। आपके मन की आवाज़, वो रजत शर्मा जी नहीं कहते हैं, आपकी बात आपके साथ, वैसे ही आपके मन की आवाज़ आपके साथ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? तो इसका सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। देखिए, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड इनर्ट फॉर electrochemical cell. Those electrolytes are called inert for electrochemical cell which neither react with anode or anodic solution, anodic solution और कैथोडिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि जो जैसे इसमें ZnSO4 है या जिंक है, इससे रिएक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, या Cu या CuSO4 है, इससे रिएक्ट करने वाला वो नहीं होना चाहिए। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो जो इनमें से किसी से रिएक्ट ना करता हो, वो इनर्ट है। ये नहीं कि इनर्ट गैस इनर्ट है। यहां के लिए इनर्ट वो है जो इनसे रिएक्ट नहीं करता है। बाकी दुनिया में किसी से रिएक्ट करता हूं, मुझे क्या लेना देना। बाकी दुनिया में किसी से रिएक्ट करता हूं, मुझे क्या लेना देना। लेकिन यहां के लिए ये परफेक्ट है, यहां इनसे रिएक्ट ये नहीं करता। ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, लगाया क्यों गया है। तो लिखिएगा, पहला, इट कंप्लीट द सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट लिख सकते हैं। इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीनिंग क्या है यहाँ पर।
देखिए यहां से जिंक क्या हुआ, यहां से जिंक निकला Zn2+ के फॉर्म में, यहां से निकला, आपने देखा था कि जिंक Zn2+ के फॉर्म में जब निकलता है तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलता है, ये हिलता डुलता है, लेकिन हिलने डुलने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता है। जब यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ है, जो इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर चिपक जाता है, इस रॉड के ऊपर चिपक जाता है जाके, कॉपर है इसलिए कॉपर पे चिपक जाता है, जिंक होता तो यहीं पर रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना, तो कॉपर है, कॉपर के ऊपर चिपक जाता है। मतलब धीरे धीरे ये रॉड पतली होती जाती है और धीरे धीरे ये रॉड मोटी होती जाती है, वो अलग चीज है, लेकिन पहले सुनिए तो ध्यान से। अब एक जिंक, एक मॉलिक्यूल, पहला जिंक का एटम निकला, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, कॉपर को लेकर यहां चिपका दिया, लेकिन कॉपर के चिपकने से SO4 2- यहां पर नेगेटिव एक्स्ट्रा हो गया, भाई Cu चला गया लेकिन SO4 तो बचा, और यहां Zn2+ आया तो पहले तो Zn2+ और SO4- बराबर थे क्योंकि केवल ZnSO4 था, एक्स्ट्रा जिंक आने से SO4 की यहां कमी, मतलब एक्स्ट्रा पॉजिटिव आने से यहां नेगेटिव चार्ज की कमी, और यहां से पॉजिटिव जाने से यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा, यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा और यहां नेगेटिव चार्ज कम। अब यहां एक्स्ट्रा पॉजिटिव आने के कारण अगला Zn2+ यहां जाकर इधर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भेज पाएगा, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव, ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे जाने ही नहीं देगा, खुद ही अट्रैक्ट करेगा कि भाई मेरे पास ही रुक जाओ, मैं इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो मुझे ही पड़ी हुई है, नीचे देख रहा हूं कोई है ही नहीं। अच्छा, सर्किट रुक गया, यहां पहुंचा नहीं। मान लो चलो अच्छा एक इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती पहुंचा देते कि एक निकला हुआ था Zn2+, दूसर को Zn2+ को निकाल के 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा दे। यहां जब पहुंचाए तो SO4 के ऊपर भी 2-, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, SO4 ने इसको रिपेल कर दिया, क्या वापस जाओ, यहां क्या कर रहे हो, अपने घर पे रहते नहीं, यहां पे दिन भर घूमते रहते हो, भगा दिया इसको। तो सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया, मान लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज में हमने KCl डाल रखा है, कोई भी एक ले लेते, KCl ले लेते, तो KCl यहां पर पड़ा हुआ है, यहां पर KCl पड़ा हुआ, ठीक है। जैसे ही Zn2+ यहां आता है तुरंत यहां से Cl- यहां आकर Zn2+ के साथ मिलकर ZnCl2 या जो भी कंपाउंड, जो भी एनायन है वो बनाकर इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर कर देता है। तो यहां से Cl आया, तो जब यहां से 2 Cl आया Zn2+ के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो 2K भी तो बचा, तो वो 2K+ इधर आया SO4 से रिएक्ट करने के लिए, K2SO4, तो इधर SO4 को न्यूट्रलाइज किया, इधर Zn2+ को न्यूट्रलाइज किया, अब फिर दोनों तरफ न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगला इलेक्ट्रॉन फिर गया, फिर ये सॉल्ट ब्रिज मेंटेन किया, फिर गया, फिर ये सॉल्ट ब्रिज मेंटेन किया। तो इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, समझ गए? चलिए ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, पहला पॉइंट आपने लिखा है, इट कंप्लीट द सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ सोल्यूशन। दो सोल्यूशन है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेगा, सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? जैसे आप बोलो कि सर मान लीजिए ऐसा कर दे, ये सॉल्ट ब्रिज हटा दे, ये दोनों सॉल्यूशन को एक में डाल दे,
इस दोनों सोल्यूशन को एक ही बीकर में रख लेते हैं ना, दिक्कत क्या है? मतलब आपने कहा कि हाँ सर ये ऐसे कर देते हैं, ऐसे क्या सर सॉल्ट ब्रिज को हटा दो, मेंटेन करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं रहेगी, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज में, इनको मेंटेन करने, इनको खाने पीने का खर्चा दे रहे हैं, ज़रूरत क्या है? एक सोल्यूशन लीजिए पूरा, इधर डालिए एक रॉड, इधर भी डालिए एक रॉड, एक तरफ एनोड बना लिया, एक तरफ कैथोड बना लिया। आप ही की बात मान लेते हैं, लेफ्ट में एनोड बना देते हैं, राइट में कैथोड बना देते हैं। इधर जो है वो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इधर से आपका Zn2+ आया, इधर Cu2+ चिपक गया जाके। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हर जगह पर Zn2+ इकट्ठा होने लगता है। और यहां पर SO4- इकट्ठा होने लगता है। यहां पर SO4- इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है दो चीजें एक जगह पे जहां मिलती है उसको जंक्शन बोला जाता है, जंक्शन पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। तो क्या लिखा आपने, सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो अब दोनों लिक्विड, ये ZnSO4 भी इसी में डाल दिया है, CuSO4 भी आपने इसी में डाल दिया है, ठीक है। अब CuSO4 का SO4 यहां इकट्ठा होने लगा और Zn2+ यहां से आके यहां इकट्ठा होने लगा। अब आपको लगे सर ZnSO4 मिक्स करके Zn भाई पानी है ना, पानी है, आयनिक कंपाउंड है, अभी नया नया बन रहा है, आयनिक कंपाउंड है, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा तो इस पोटेंशियल डिफरेंस से ये आयन इधर ही अट्रैक्ट होने लगेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर ही अट्रैक्ट होने लगेंगे, उधर जाना रुक जाएगा। जब उधर जाना रुक जाएगा तो पोटेंशियल बैटरी इधर आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करने लगेगा, तो बैटरी की तरह बन गया ना एक। तो ऊपर की बैटरी में पोटेंशियल कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, इन्वर्टर की बैटरी आपकी क्या कर रही है, इन्वर्टर की बैटरी लाइट जाने के बाद क्या कर रही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको लाइट दे रही है, आपको पंखा चलवा रही है, आपका घर में जो भी चीजें हैं वो चलवा रही हैं, ठीक है। तो अब वही काम कर रही है। अब लेकिन अगर उसके अपोजिट कोई पोटेंशियल डेवलप हो जाए, जैसे यहां पर क्या है, नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। जैसे यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और आपने यहाँ पॉजिटिव कर दिया या नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपस में ही मस्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होने देंगे। यही कारण है कि सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हमारे पास जो घिसा पिटा रटा रटाया ऑप्शन आता है सॉल्ट ब्रिज का, वो है कि टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। लेकिन मैंने जो तीन चीजें आपको बताई, इन तीनों चीजों में से कोई भी और नया ऑप्शन आया, मतलब मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी छोड़कर ये आ गया कि मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो ये कोई कर नहीं पाएगा। तो ये सबको आपको करना है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज तो आपने ले लिया, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए सॉल्ट ब्रिज में? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब उसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा, कंडीशन ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम इनर्ट बोल रहे हैं, कंडीशन ऑन द इलेक्ट्रोलाइट विच यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। कंडीशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट विच यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहे हैं उस पर
क्या टीएनसी अप्लाई होता है? टीएनसी बोल देते ना, लास्ट मैंने रेडियो पे ऐड देखा पहले, म्यूचुअल फंड इज द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, नीचे करके ऐसे लिख, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई पूरा बोलते थे, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते थे, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई इतना तेज बोलते थे कि सुनाइए नहीं देता था। अब उसको बोलना छोड़ दिए हैं, अब बोलते हैं टीएनसी, टीएनसी अप्लाइड। लो अब जो टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड पहले से सुना हो उसको तो टीएनसी समझ में आ रहा है, और जो नहीं सुना उसको टीएनसी क्या समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है इसका कि जो सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट लिए जा रहे हैं उनका क्या है? पहला कंडीशन, आयनिक मोबिलिटी लिखेगा, आयनिक मोबिलिटी, MOBILIT। मैंने आयनिक मोबिलिटी कहीं पढ़ाया है शायद आप लोग को, कौन चैप्टर में पढ़ा? हाइड्रेशन एनर्जी वाले में। हाँ, तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम, मतलब मीनिंग क्या है? जैसे इधर जिंक बढ़ा, इधर SO4 बढ़ा, तो एक साथ इधर Cl आए और इधर Ka पहुँचे, एक साथ ही पहुँचे। ये नहीं कि Cl पहुँच गया कि बिचवे में अटका हुआ है कि पहुँच रहे हैं भैया, पहुँच रहे हैं, थोड़ा मोटे हैं, थोड़ा स्लो हैं, तो स्लो मोटा ये सब वाला काम नहीं चलेगा। कैटायन ऐसा ही सॉल्ट लेना है जिसमें कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम हो, जिस स्पीड से ये पहुंच रहा हो उसी स्पीड से वो पहुंच रहा हो, शुड बी सेम, सो दैट बोथ हाफ सेल सोल्यूशन, भाई इधर वाला भी हाफ सेल हो गया एनोड हाफ सेल, इधर वाला कैथोड हाफ सेल हो गया, सो दैट बोथ हाफ सेल सोल्यूशन न्यूट्रलाइज साइमल्टेनियसली, बोथ हाफ सेल सोल्यूशन न्यूट्रलाइज साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये आयनिक मोबिलिटी क्या होता है एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लीजिएगा। आयनिक मोबिलिटी लिखिएगा, आयनिक मोबिलिटी हेडिंग डालिए, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। लिखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन इन पर यूनिट टाइम under the influence of distance traveled by ion in per unit time under the influence of electric field generated by 1 volt potential difference, जनरेटेड बाई 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से आयन जितना डिस्टेंस मूव करेगा पर सेकेंड उसको बोलेंगे आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, among the cation H plus has highest आयनिक मोबिलिटी। कैटायनों में सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी H प्लस की होती और एनायन में OH माइनस की होती। एंड एमंग द एनायन हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इज ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, पहली कंडीशन थी कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें कैटायन एनायन की आयनिक मोबिलिटी बराबर हो। सेकंड लिखिएगा, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द half cell electrode or electrolyte
मतलब ना जिंक से रिएक्ट करे ना ZnSO4 से, ना Cu से रिएक्ट करे ना CuSO4 से। मतलब इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर हो गए, इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 ZnSO4 हो गया और इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट नहीं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिएगा। वी शुड नॉट यूज्ड हैलाइड सॉल्ट, जैसे KCl है, KCl क्या है, हैलाइड सॉल्ट है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लाइक KCl, NH4Cl, दोनों ब्रैकेट में लिख लीजिए। वी शुड नॉट यूज हैलाइड सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज in presence of silver electrode, क्योंकि हैलाइड आयन जैसे KCl से Cl माइनस मिल रहा है, NH4Cl से Cl माइनस मिल रहा है, तो ये जो Cl माइनस है ये Ag प्लस से रिएक्ट करके AgCl का, AgBr का, Agi का, जिसका भी जो भी हैलाइड आयन होगा उसका क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। अब जब प्रेसिपिटेट बना लेगा तो ये सॉल्यूशन में जाएगा ही नहीं, या उस रॉड पे चिपकेगा ही नहीं, या तो इस रॉड से निकलेगा नहीं, या तो उस रॉड जिधर भी हो, या एनोड कैथोड जिधर भी काम कर रहा हो, ये तो बाहर निकल गया सीधे। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रोड नहीं लेना है जो रिएक्ट करता हो इलेक्ट्रोलाइट से। समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात? तो जैसे आपको ये एग्जांपल दिया है कि सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ आपको कभी भी हैलाइड आयन वाले सॉल्ट नहीं लेने। समझ गए? ध्यान रखिएगा ये बात। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा, अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं अपनी नोट्स आप लोगों को दे दूंगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने दो तरीके से समझाया है। भाई एक तो आपको समझाऊंगा क्लास में, जैसे वो नोट्स आपको लिखना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने जैसे आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर से नोट्स में मैंने लिखा है, वो मेरे समझने के लिए है, वो आप नहीं लिखेंगे, ना ही उस चीज को आप पढ़ेंगे। जो मैं लिखाऊंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में वो आप लिखेंगे, वही आप पढ़ेंगे। मतलब केवल उतना ही पोर्शन, बाकी आगे का आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अलविदा लेते हैं। नमस्कार।